नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। हमारे साथ बिटपन मजूमदार हैं, bmazumdar.com के रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और IIFL सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता हैं। अब तीनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज की 10 बड़ी खबरें देख लेते हैं। गोल्ड की अगर बात करें तो आज डॉलर में नरमी से यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है 50,500 के आसपास MCX पर, और $1723 के करीब कॉमिक्स पर फिलहाल कारोबार हो रहा है। चांदी 150 रुपए की तेजी MCX पर है। यूएस जॉब रिपोर्ट अनुमान के मुताबिक रहे हैं। MCX पर भाव फिलहाल 53,200 के करीब है। क्रूड को लेकर अहम खबर है कि आज ओपेक प्लस की अहम बैठक है। 95 के ऊपर ब्रेंट कारोबार कर रहा है, 2% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। नेचुरल गैस कम सप्लाई, और रूस से खबर ये भी आ रही है कि वहाँ के की पाइपलाइन से जर्मनी को सप्लाई अब भी बंद है। उससे यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। MCX में हल्की तेजी के साथ 717 रुपए के ऊपर है। कॉपर आज मेटल में पिछले हफ्ते की बिकवाली के बाद आज खरीदारी दिख रही है। कॉपर 635 रुपए के ऊपर, जिंक में 0.25% की तेजी, एल्युमिनियम और लेड में भी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट में मेंथा जहाँ पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, 1000 रुपए के आसपास बेहद करीब कारोबार कर रहा है। कॉटन भारत में बुआई ज़्यादा है, 6.8% ज़्यादा बुआई है पिछले सीजन के मुकाबले। MCX कॉटन के अक्टूबर वायदा में कमजोरी दिख रही है, 37,200 रुपए के आसपास, 1.25% नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं कॉटन केक आज काफ़ी कमजोर है, 6% का लोअर सर्किट। हल्दी आज करीब 1% नीचे है, 7100 के नीचे कारोबार कर रहा है। जीरा और धनिया 1.25% से ज़्यादा की गिरावट इन दोनों ही काउंटर में दिख रही है। चलिए कॉटन की बात सबसे पहले कर लेते हैं, और कॉटन केक की, जहां सबसे ज़्यादा गिरावट दिख रही है। 6% का लोअर सर्किट के साथ NCDX पर कारोबार हो रहा है। 2600 रुपए के नीचे NCDX कॉटन केक का सितंबर वायदा लुढ़क चुका है। वहीं कॉटन की बात करें तो यहाँ पर भी दबाव है। बुआई के जिस तरह के नंबर आ रहे हैं उससे यहाँ पर दबाव है। हालांकि जो उत्पादन के नंबर हैं वो सरकार का है 370 लाख गांठ का, और इंडस्ट्री की कई सारे एसोसिएशन और कई सारे एक्सपर्ट्स, उनको लगता है कि सरकार के अनुमान से उत्पादन कम रह सकता है। हालांकि इस मुद्दे पर हमने एक खास बातचीत की कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सुरेश कोटक साहब से और टेक्सटाइल कमिश्नर रूप राशि जी से। उन दोनों से बात हुई तमाम मुद्दों पे, यील्ड किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, कैसे किसानों को इस इंडस्ट्री से फायदा हो, और साथ ही उत्पादन किस तरह के रह सकता है, और MCX कॉटन का जो नया वायदा आएगा उसका रूप किस तरह का होगा। तमाम मुद्दे पर बात की, आइए सुन लेते हैं। 1500 से ज़्यादा वेराइटीज़ कॉटन की यूज करते हैं सीड्स की। क्या उसे रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, 50 से कम कर दें, ताकि हम जो अच्छे यील्ड, जिससे यील्ड बढ़ा सके, ऐसे सीड्स पे फोकस आपका प्रश्न वास्तविक है, वो काम भी हो रहा है। और यही आपको मैं सर की बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे ऑनरेबल हमारे मंत्री महोदय ने कृषि मंत्री जी के साथ 24 जुलाई को पूरे कॉटन वैल्यू चेन के, मतलब हमारे फार्म से, हमारे फार्मर से लेके पूरे इंडस्ट्री को साथ में बैठ के इन सभी मुद्दों पे बात किया कि कैसे हम पूरी वैल्यू चेन को स्ट्रॉन्ग करें, ऐसा करें कि हमारे फार्मर्स को अच्छा से अच्छा रिटर्न मिले, और उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं, चाहे वो फार्म लेवल पे हैं चाहे प्रोसेसिंग लेवल पे हैं, उनको कैसे कम किया जाए। तो जैसे आपने बीज की बात की या उत्पादकता बढ़ाने के जितने मुद्दे हैं, जितने मायने हैं, जितने आयाम हैं, उस पे साइमल्टेनियसली हम कृषि मंत्रालय के साथ भी मिलकर बहुत काम कर रहे हैं। जो रिकवरी रेट है इसमें से एडिबल ऑयल निकालने का, एडिबल ऑयल पे चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि खाने का तेल हम 60 से 65% तक इंपोर्ट पर निर्भर है, और एक हमारा बड़ा बिल इंपोर्ट बिल के तौर पर जाता है खाने के तेल में। ऐसे में एक अच्छा ग्रीन शूट यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए एक मौका है कि अगर कॉटन सीड ऑयल को अगर बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम प्रोड्यूस सीड्स के तौर पे अब इसको कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट बाकी तेलों के मुकाबले इतनी ज़्यादा कम है, 1/4 से भी कम है। इसको क्या बढ़ावा देने की ज़रूरत है, कोई साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? सबसे पहले सर आपका देखिए, अभी हमारी रिकवरी 12% है एज ऑन टुडे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी by technology to take it up to 18% very easily. अमेरिका में भी ये प्रयत्न हो रहा है, और सक्सेस इज़ विथ वन प्लेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, और प्लेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इस हासिल किया है, और वो तो कहते हैं कि हम 18% किया, हम 22% ले जाएंगे, बट वो शायद टाइम लगे, लेकिन अप टू 18% टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस और प्रावधान इज अवेलेबल। हिंदुस्तान में ये कोशिश जारी है
आखिरी सवाल एक प्राइसिंग को लेकर कर लेते हैं और उत्पादन को लेकर 370 लाख टन गांठ के आसपास का उत्पादन का सरकार का अनुमान है। आपको लग रहा है जिस तरह की इरेटिक मानसून है इतना वायबल है कि प्रोडक्शन इतना हो पाएगा? मेरे हिसाब से 575 भी कंजर्वेटिव, 375 कंजर्वेटिव फिगर है हमारे इस साल। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं मानता हूँ 375 तो डेफिनेट लगता है। ईश्वर न करे नारायण, बारिश गिर जाए तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैम अब आपसे मेरा आखिरी सवाल, एक्सपोर्ट को हमने बात की उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर सेक्टर इतना कॉन्फिडेंट है तो हम भी कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा कॉटन क्षेत्र में अच्छा उत्पादन आना चाहिए। सर MCX पे नया प्रोडक्ट नए तरीके से आएगा जनवरी से वायदा का, क्या क्या आप लोगों की तरफ से क्या सलाह होंगी और किस तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए? देखिए, कोशिश ये है कि नई कमेटी हम बना रहे हैं। नई कमेटी में सारी वैल्यू चेन को इंक्लूड कर देंगे और नई कमेटी नया वायदा यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाना वो कोशिश इस महीने में हम जारी करके जनवरी का वायदा आ जाएगा। मैम अब आपसे एक मेरा सवाल होगा किसानों को लेकर। किसानों की पार्टिसिपेशन बहुत कम है, एपीओज इतने ज़्यादा आ रहे हैं, उसके बाद भी क्या अवेयरनेस प्रोग्राम की दिक्कत हो रही है एक्सचेंज की तरफ से या सरकार की तरफ से? क्योंकि हम जो रियल वैल्यू चेन के जो सबसे अहम कड़ी है किसान तक नहीं पहुंच पा रहा है वायदा, इसको कैसे पहुंचाए? मैं आपके इस निष्कर्ष से थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि किसान तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि अब तक हमारी जितने भी डिस्कशंस हुए उसमें हमने किसानों को भी, जो मिनिस्टर साहब ने दिल्ली में भी किया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे। अगर कहीं कुछ कमी है तो हम उसके लिए वर्क करने के लिए मतलब कटिबद्ध हैं कि हम लोग उस गैप को कंप्लीट करें, कम से कम करें। तो हमारे साथ दो दिग्गज बात की। सुरेश कोटक साहब थे, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जो काउंसिल बनाई गई है भारत सरकार की तरफ से, और साथ ही टेक्सटाइल कमिश्नर भी थी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। साथ ही उत्पादन से लेकर MCX कॉटन का वायदा, नया वायदा किस तरह का होगा, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। चलिए कॉटन पे ही सबसे पहले राय ले लेते हैं। कॉटन केक पर अनुज जी क्या लग रहा है, कॉटन केक में आज जिस तरह की गिरावट दिख रही है, 6% से ज्यादा, 6% का लोअर सर्किट लग गया है, क्या लग रहा है क्यों आ रही है इतनी गिरावट? चाहे आप MCX कॉटन को देखें, चाहे आप NCDX कपास को देखें और कॉटन सीड ऑयल केक को देखें, सभी में एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने कॉटन के प्राइस में गिरावट आते हुए देखी है, क्योंकि अब जो जैसे हम सितंबर में भी आए हैं तो यहाँ पर क्रॉप की आने वाले 15 दिनों में आपको आवक आती हुई दिखाई देगी। क्रॉप इस टाइम रेडी होती हुई दिख रही है और धीरे धीरे जो प्लगिंग है वो खेतों में होती हुई दिखाई दे रही है। तो उसकी वजह से देखने में मिल रहा है कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो काफ़ी बेहतरीन है, जिसकी वजह से हमने गिरावट यहाँ पर आती हुई देखी है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी और क्वांटिटी की वजह से भावों में नरमी देखने को मिली है, और ऐसा हम एंटिसिपेट भी कर रहे थे कि इस बार अगर बारिश यहाँ पे रुकती हुई दिखाई दी है तो उसे काफ़ी हद तक सपोर्ट कॉटन की क्रॉप को आता हुआ दिखाई दिया है। अगर अब बारिश आती है राजस्थान के कुछ एरिया में या गुजरात के एरिया में, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे भावों में उछाल आता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज हमें लगता है कि यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल केक में नरमी देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ कॉटन सीड ऑयल केक में जो गिरावट दिखी है, हमें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक कॉटन की क्रॉप की वजह से भावों में नरमी देखने को मिली है। हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट अभी भावों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब कॉटन के बाद एक और अहम खबर क्रूड की कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड में पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 10% तक दाम कम हो गए थे, लेकिन अब आज 2% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। ओपेक प्लस की अहम बैठक है, बैठक से इंडस्ट्री क्या उम्मीद कर रहे हैं, और रविंद्र जी आप क्या सेंस कर रहे हैं, आपका अनुभव क्या कह रहा है, आज क्या हो सकता है वहां पर? मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि अगर आप क्रूड के प्राइस देखें तो क्रूड के प्राइस एक लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं, और सऊदी ने ये ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि अगर ईरान के साथ अगर कोई डील होता है तो दे माइट गो फॉर प्रोडक्शन कट। तो मेरे हिसाब से जब तक वो नहीं होता तब तक कोई मेजर आउटकम आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि ईरान के साथ कैसे डील होता है, जो कि अभी भी एक बैकग्राउंड में है, अभी तक कोई उसका मेजर आउटकम नहीं है। तो मेरे हिसाब से कोई मेजर चेंजेस लग तो नहीं रहा है। तो आई थिंक लेवल स्पेसिफिक अगर देखें तो $84-85 से WTI क्रूड दो बार ही पलटा है, तो मेरे हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और अपसाइड भी मुझे नहीं लगता है कि 91-92 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा WTI।
अनटिल एंड अनलेस ओपेक प्लस में अगर कोई सरप्राइज निकल के आता है तो फिर एक बार पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मुझे लगता है कि जिसका जो अपसाइड लेवल है वो $91 के आसपास होगा, $91 to $92 दिस WTI, और लोअर लेवल्स अगर देखें तो 85 84 हाफ का एक सपोर्ट होगा, क्योंकि अगर 85 84 के नीचे ये सस्टेन कर जाता है तो फिर देन आई एम सीइंग अ स्टीप फॉल टुवर्ड्स $76 $77 आल्सो। हो सकता है वहां पर कोई सऊदी से कोई प्रोडक्शन कट के इंडिकेशंस आए। तो मेरे हिसाब से अभी एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा। यूएस मार्केट्स भी बंद है आज, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कोई मोमेंटम हो पाएगा। बट यस, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पॉसिबिलिटी है कि एक बार 7190 7200 तक के लेवल्स हम क्रूड में देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिकेशन नहीं आता है ओपेक प्लस से, तो आई थिंक रेंज बाउंड रहेगा। अपसाइड जो है वो 7300 350 के आसपास कैप रहेगा, और लोअर लेवल जो है वो 6950 6900 के आसपास एक फ्लोर बना रहेगा क्रूड। ओके, तो ये व्यू है क्रूड को लेकर। अब बिटपन, अब आप बताइए, जिस तरह से आज अक्टूबर की में किस तरह के उत्पादन के लेवल रखने हैं, इस पर अहम फैसला ओपेक प्लस का आएगा। लेकिन जिस तरह से सऊदी के बयान आए थे उससे चिंता तो है ही। हो सकता है कि सऊदी की तरफ से, जैसा रविंद्र जी भी कह रहे थे, कि कुछ ऐसे संकेत मिले कि आगे वो उत्पादन में कमी कर सकते हैं। इसलिए आप क्या सलाह दे रहे हैं? हालांकि आज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत एक्शन नहीं दिखेगा, यूएस मार्केट बंद होने, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में 7100 के आसपास भाव है। इन करेंट लेवल पे क्या सलाह दे रहे हैं ट्रेडर्स को आप? अब जब यूएस मार्केट बंद होता है मुझे तो आजकल अच्छा ही लगता है, क्योंकि यूएस मार्केट में जिस तरह से मूवमेंट भी आता है तो उसको ट्रैक किया जाता है सभी प्रकार से। कि मैं पूरे मार्केट को देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि क्रूड का जो रविंद्र ने बताया था 84 85 जो डॉलर का जो एक लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है अभी फिलहाल के लिए, और यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट में दिख रहा है। और इसको शॉर्ट कवरिंग को अगर सस्टेन करना है, कोई भी ऐसा न्यूज आता है प्रोडक्शन कट करना, दिस इज लेस लाइकली इमीडिएटली, मे बी प्रोडक्शन जो है वो मेंटेन रहेगा। और गोइंग फॉरवर्ड शायद जो रवि ने बताया था कि प्रोबेबली अगर ईरान की तरफ से कोई डील होता है तब प्रोबेबली ओपेक के पास से प्रोडक्शन काट का बात आएगा। टेक्निकली 84 85 का जो लेवल है, जब तक ये होल्ड है, एक्सटेंशन डाउन साइड का जा नहीं है, सीधे पे मार्केट पर रेंज कर रहा है। ऑन अदर साइड 90 के आसपास जो रेंज है, $90 के आसपास जो रेंज है, वो ब्रेकआउट अगर होता है तो 93 94 का भी पार्ट पुलबैक पॉसिबल है। तो मैं आज के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, थोड़ा सा बहुत जरा मैं वोलेटिलिटी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो चार्ट में मुझे दिख रहा है कि एक प्रॉपर फ्यूचर बॉटम नहीं है, लेकिन फ्यूचर बॉटम जैसा भी दिख रहा है थोड़ा सा, और गैप अप ओपनिंग है। तो यहाँ पे आज इंट्राडे में 6950 के नीचे स्टॉप लॉस लाके 7050 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में फिक्स स्टॉप लॉस बाय करना चाहिए। 7100 तक मार्केट आप देख सकते हो, 7050 चल रहा है, 7200 तक देख सकता है, 7200 72 तक आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए थोड़े दे बाय ऑन डिप स्ट्रिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि जो ओवरऑल आउटलुक है अभी डाउन साइड में थोड़ा रेंज बाउंड दिख रहा है, तो पॉसिबल हो सकता है पुलबैक रिकवरी का। ओके, यानी बिल्कुल सिमिलर व्यू यहाँ पर कॉटन में दोनों ही जानकारों की आ रही है। अनुज जी, अब आप क्या व्यू दे रहे हैं क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर? विष्णु जी, देखिए लास्ट वीक करीबन 6800 के आसपास तक प्राइस आए थे और हमने एक कंटिन्यूस फॉल एक अच्छा खासा देखा था। कहीं ना कहीं जो एक सेलिंग प्रेशर था वो क्रूड में आता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि आज मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक में है। हमें लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट टर्म, या अगर हम बोले इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमारा यहाँ पर बाय कॉल रहेगा। हालांकि इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है, तो यहाँ पर क्योंकि इन लेवल्स पे हम बिकवाली का ट्रेड नहीं ले सकते, तो यहाँ से हम बाय का कॉल सजेस्ट करेंगे। बिकवाली का ट्रेड करीबन 7300 के आसपास रहेगा, तो उसके लिए हमें लगता है कि अगर किसी को बिकवाली का ट्रेड लेना है तो बेहतर है कि वो वेट कर ले एक बार 7300 तक बिकवाली करने के लिए। और अगर किसी को कंपल्सिव ट्रेड लेना है तो हमें लगता है कि उनको खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। वो करीबन ऑप्शंस के अंदर ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। करीबन 7200 की जो कॉल है करीबन 263 के आसपास चल रही है, उसमें खरीदारी करें, उसमें 200 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है 330 340 तक जा सकता है। तो 7200 की कॉल ऑप्शन जो है ऑप्शन पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड उसमें सजेस्टेड है। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्रूड के अंदर देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर हमने लास्ट वीक में गिरावट आते हुए देखी थी और ऑलमोस्ट भाव 690 के नीचे आते हुए दिखाई दिए थे। तो वीकली पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट पे थोड़ा सा वीक बना है। मुझे लगता है कि हालांकि फंडामेंटल में सप्लाई कट करने की बात देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि जो टेक्निकली यहाँ पर एक वीक ट्रेंड बना है लास्ट वीक, और अगर आप उससे पहले भी वीक को देखेंगे तो मार्केट ने एक इन्वर्स हैमर बनाया था। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा थोड़ा सा व्यू यहाँ पे नेगेटिव में है। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर भावों में गिरावट देखी जा सकती है।
भाव अगेन 690 के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सलन राइस का मार्केट रहेगा, 725-730 के आसपास लेवल जाए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लें। हमें लगता है कि नीचे में 690 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका व्यू रविंद्र जी क्या है, क्या लग रहा है यहाँ से? मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही थोड़े से प्रेशर में रहेंगे, लेकिन इस वीक में जो ईसीबी का मीटिंग है, आई थिंक दैट विल बी वेरी क्रूशियल। 50 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशन है हाइक का, लेकिन अगर और एग्रेसिव हो जाता है ईसीबी एंड इफ दे गो फॉर 75 बेसिस पॉइंट हाइक, दैट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यूरो, और उससे डॉलर में एक प्रेशर आ सकता है। अदरवाइज डॉलर में अभी एज ऑफ नाउ प्रेशर आने के लिए कोई मेजर ट्रिगर नहीं है, क्योंकि डेटा स्पेसिफिक भी देखे तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यूएस से अच्छा है, बट यूरोप चाइना के अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखे तो दैट इज इंडिकेटिंग कॉन्ट्रैक्शन, और नॉन फॉर्म पेरोल्स के डेटा भी एक्सपेक्टेशन से बेटर है। आई वुड से इट वाज मिक्स्ड, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और एवरेज अर्ली अर्निंग्स जो है वो थोड़े से एक्सपेक्टेशन के नीचे आए हैं, बट जो नॉन फॉर्म पेरोल्स के डेटा है वो थोड़े से पॉजिटिव थे। तो आई वुड से इट वाज मिक्स्ड, बट एक डेटा कोई मेजर इंडिकेशन नहीं देता। तो मेरे हिसाब से फेड का जो स्टैंस है वो कंटिन्यू रह सकता है, एंड एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद वो 75 बेसिस पॉइंट कट करे। लेकिन ईसीबी का जो मीटिंग है, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। तो तब तक के लिए हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहे, लेकिन कोई मेजर अपसाइड नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ। बट यस, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड में एक बार पॉसिबल है कि अराउंड 50,600 50,650 तक के लेवल्स आ सकते हैं, और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 53,700 53,800 का एक रेजिस्टेंस है, तो वहां तक की पॉसिबिलिटी है। सिल्वर में एक बुलिश एनगल्फिंग है, अगर ये कंफर्म हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि सिल्वर में एक बॉटम हो सकता है टुवर्ड्स 17.55 डॉलर्स स्पॉट में, और ये 19.50 डॉलर तक के पुल बैक्स हम देख सकते हैं, विच विल बी समवेयर अराउंड 55,000। तो मेरे हिसाब से सिल्वर थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है ऑन बैक ऑफ बुलिश एनगल्फ पैटर्न, बट अदरवाइज आई थिंक कोई शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी राइज पे सेलिंग फिर से आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ईसीबी मीटिंग काफी क्रूशियल होगा, उसे वॉच करना चाहिए, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय करके चल सकते। ओके, अनुज जी आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर पर? विश्वमोहन जी, देखिए लास्ट वीक में हमने काफी बड़ा डिप गोल्ड में आता हुआ देखा था, ऑलमोस्ट करीबन 1688 डॉलर तक के लेवल देखे थे। जो हमारा पर्सपेक्टिव था कि 1670 1680 के आसपास एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर स्पॉट के अंदर एक अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है। लास्ट वीक डेटा आए थे, उससे काफी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि यहाँ पर एक गोल्ड सिल्वर में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखें तो फेडरल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेशन है वो 55% की एक्सपेक्टेशन है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की, उसकी जो प्रतिशत है वो 50% कम रह गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है कि हो सकता है कि अगर जो मीटिंग हुई उसमें इंटरेस्ट रेट वो उतना ना बढ़ाए। जैसे हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। हमारा व्यू है कि गोल्ड सिल्वर में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे रहेगा, तो बाय का ट्रेड यहाँ पर हम सजेस्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि 1730 1735 डॉलर तक के लेवल आपको वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स का जहाँ तक सवाल है, हमें लगता है कि यहाँ पर करीबन 50-300 के आसपास खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 50,050 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 50,750 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली सिल्वर भी हमने ऑलमोस्ट काफी अच्छा गिरावट सिल्वर में आती हुई देखी थी, और 54,000 का जो सपोर्ट था मार्केट ने ब्रीच किया था। बट साथ साथ हमने ये भी देखा है कि लोअर लेवल से एक शार्प रिकवरी भी यहाँ देखने को मिली है। तो सिल्वर के अंदर हमारा बाय का कॉल रहेगा करीबन 52,800 में, स्टॉप लॉस रहेगा 52,300 का, टारगेट करीबन 53,700 तक हो सकता है। ओके, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीबन $18 $18.5 डॉलर के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकता है। ओके, बिटकॉइन मेटल में आपकी टॉपिक क्या होगी, फटाफट बताइएगा। मेटल में मुझे बेस मेटल में थोड़ा बाउंस बैक भी बना था। अभी कॉपर में भी 628 का, जिस तरह से लास्ट वीक में मैंने बताया था कि एक बेस आउट है, 630 का बेस बना के थोड़ा सा शायद यहाँ पे पुल बैक है। 645 या 640 तक पुल बैक है। 628 जब तक होल है मार्केट में, कॉपर में लग रहा है कि थोड़ा पुल बैक रिकवरी है। जिंक में भी सिनेरियो वही है, 280 to 300 का एक रेंज है। जब तक 280 नीचे होल्ड है, मेरे हिसाब से जिंक में थोड़ा लाइट पुल बैक रिकवरी पॉसिबल है। तो इंडस्ट्रियल कमोडिटी में जो भी आपका सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है कि थोड़ा पुल बैक वाला जो शॉर्ट आया था, शॉर्ट में थोड़ा पुल बैक रिकवरी अभी मार्केट में पॉसिबिलिटीज दिख रहा है मुझे। शुक्रिया बिटकॉइन आपका, रविंद्र जी आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिए, यहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।